चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जेनरिक हिस्ट्री फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है भारत में स्वदेशी शिक्षा के भीतर ज्ञान के स्वरूप, संस्थानों की प्रकृति, शिक्षा शास्त्र और सामाजिक भागीदारी तथा उपनिवेशवाद के साथ इसके इंटरफेस पर बहस। पहले कुछ बेसिक चीज़ों को कवर करते हैं, जैसे स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा व्यवस्था को जो है 4 भाग में बांट सकते हैं। वैदिक काल के दौरान शिक्षा व्यवस्था, बौद्ध काल के दौरान शिक्षा व्यवस्था, इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था, ब्रिटिश काल की शिक्षा व्यवस्था। अगर प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को देखें तो वो कुछ इस प्रकार था: चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ओवरऑल विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान, संस्कृति का संरक्षण और प्रसार, निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार। शिक्षा का स्वरूप, ये हमारा टॉपिक है। अगर हम शिक्षा के स्वरूप को देखें तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर इसमें पाठ्यक्रम को ऐड करेंगे। देखिए, मौखिक रूप से ज़्यादा ज्ञान दी जाती थी। शिक्षक विद्यार्थी विभिन्न विषय पर बहस करते थे। नैतिक बातें भी जो है सिखाई जाती थी। शिक्षा के पाठ्यक्रम को देखें तो 4 वेदांग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद था। 6 वेदांग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष। 14 विधाएं, 18 शिल्प, 64 कलाएं थी। उस समय भी बड़ा ही एक्सपेंडेड और सुंदर जो है हमारा सिलेबस हुआ करता था, जो कि हम यहाँ देख सकते थे। 4 वेद, 6 वेदांग, 14 विधाएं, 18 शिल्प, 64 कलाएं। हम यहाँ कुछ जो है शिल्प को कवर करने की कोशिश किए हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ नोट डाउन कर लें। ब्रह्मचर्य आश्रम, बचपन से लेकर के जो 25 साल का उम्र होता है वो शिक्षा ग्रहण करने का उम्र होता है मेनली। तो इसके हम 3 भाग में बांट सकते हैं: विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार के जो है रूप में। जो विद्यारंभ संस्कार होता था वो 5 वर्ष की आयु के बाद इस संस्कार के संपन्न होने पर अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया प्रारंभ होती थी। उसके बाद उपनयन संस्कार होता था। इसके दौरान बच्चे 8 वर्ष की आयु के बाद आश्रम में रहकर ही विद्यार्जन करते थे। उसके बाद वेदारंभ संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के बाद ये होता है और इसके बाद बालक वेद, ब्राह्मण, आरनायक, उपनिषद का अध्ययन करता था। साथ ही 6 वेदांग एवं अन्यों का, जो हमने शुरू में देखा था पाठ्यक्रम में, 6 वेदांग, 4 वेद, तो उन सभी की बात की जा रही है। आगे देखते हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा संस्थान की जो प्रकृति क्या थी। फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज का, एजुकेशन का। उस समय छोटे छोटे पाठशाला होते थे। प्रत्येक पाठशाला में 10 से 20 विद्यार्थी होता था। गुरुकुल होता था, जहाँ गुरु और शिष्य के बीच एक खास संबंध हुआ करता था। गुरु शिष्य परंपरा था। ये शिक्षा संस्थान सार्वजनिक स्थान, मंदिर या घर भी हो सकता था। फसल की कटाई के दौरान समय में, जो कटाई के समय होता था, उस समय गुरुकुल बंद हुआ करता था ताकि बच्चे अपने घर वालों का जो है काम में हाथ बटा सके। गरीब के बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद प्राचीन भारतीय शिक्षा संस्थान को हम देख सकते हैं, जैसे गुरुकुल, आश्रम, मंदिर और इसके अलावा कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय को ले सकते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, तक्षशिला, कन्नौज, कांची, वल्लभी, तो काशी, ये सब हो गया। अब है शिक्षा शास्त्र। प्राचीन भारतीय शिक्षा का जो है पेडागोजी क्या था, पेडागोजी ऑफ एंशिएंट एजुकेशन। यहाँ पेडागोजी से तात्पर्य है वे ऑफ टीचिंग, अर्थात शिक्षण विधियाँ किस प्रकार से पढ़ाई जाती थी। अभी ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन पढ़ाया जाता है, बच्चों को मारना मना है, या फिर बच्चों को कुछ और तरीके से पढ़ाया जाता है। प्राइमरी एजुकेशन का जो टीचिंग वे है अलग है, सेकेंडरी का अलग है, इस तरह से हायर एजुकेशन सिस्टम का टीचिंग वे अलग है। तो इसी प्रकार उस समय जो है शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाती थी, हम उसे देखेंगे। प्राचीन काल में मौखिक रूप से ज़्यादा ज्ञान का प्रसार होता था। गुरु समेत जो है सभी बच्चे किसी विषय विशेष पर बहस करते थे।
फिर उसकी जो है एनालिसिस करके एक पॉइंट पे आते थे कि क्या मोरल है। नैतिकता का व्यवहारिक रूप से ज्ञान दिया जाता था। और अगर हम कुछ शिक्षण विधि को देखें ऐसे पॉइंट वाइज तो 6-7 मैं लिखती हूँ, आप इसे भी याद रख सकते हैं। अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि, व्याख्या एवं दृष्टांत विधि, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि, कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, श्रवण मनन विधि, सुनो और फिर उस पर चिंतन मनन करो। ये 5 नंबर में जो दिया हुआ है देखिए, श्रवण मनन विधि। उसके बाद तर्क विधि, लॉजिकली जो है। कहानी विधि, कहानी सुना करके उसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वहाँ तक पहुँचना। तो ये जो है कहीं ना कहीं पेडागोजी रहा था उस समय के टीचिंग का। आगे देखते हैं हम, प्राचीन भारतीय शिक्षा सामाजिक भागीदारी क्या था उस समय। इसको हम 2-4 पॉइंट में लिख सकते हैं। पहले कि गुरुओं के प्रति शिष्य के क्या कर्तव्य थे और शिष्यों के प्रति गुरुओं के क्या कर्तव्य थे वो। दूसरा, गुरु अथवा शिक्षक कौन होता था उस समय, क्या एलिजिबिलिटी थी उनकी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जनसाधारण की क्या भागीदारी थी उस समय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या एजुकेशन में क्या भागीदारी थी, एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, जो भी। अब उसके आगे हम देखेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा ये सिलेबस का, इस यूनिट का, उपनिवेशवाद के साथ प्राचीन शिक्षा के इंटरफेस पे बहस। आप इसे और भी ज़्यादा ऐड करके लिख सकते हैं, मैं इसको विस्तार से नहीं लिखी हूँ। आप जो है सर्च करके या आगे आने वाले वीडियो में ये विस्तार से कवर होगा तो वहाँ से हेल्प कर ले सकते हैं। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद, मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए, उस समय जो कंपनी के अधिकारी थे उसका जो है 2 तरह का ओपिनियन था, 2 तरह के अधिकारी थे। पहला, जो प्राच्यवादी थे, उनका कहना था कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है इंडिया का, पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, उसे ही चलने देना चाहिए और स्थानीय भाषा में यहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए सभी को। लेकिन जो पाश्चात्यवादी विचारधारा के लोग थे उनका कहना था कि नहीं, जो है हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज, साइंस का नॉलेज, अंग्रेजी का ज्ञान दी जाना चाहिए भारत को के स्टूडेंट्स को, भारतीय को। और जो है स्थानीय भाषा के जगह पे अंग्रेजी को माध्यम बनाना चाहिए शिक्षा के माध्यम का। तो इस प्रकार से यह भी एक विवाद था। और दूसरा जो है अंग्रेजों का कहना था कि जो भारतीय है वो सभ्य है, इसकी शिक्षा व्यवस्था हो या इसके संस्कार हो, कोई भी जो है प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत जो है जैसे हवाओं में है, बहुत ही क्या बोले, काल्पनिक है, आदर्शवादी है। तो ये असभ्य है, इसे हमारी जिम्मेदारी है सभ्य बनाने की। आपने सुना भी होगा व्हाइट मैन्स बर्डन, जो है बहुत ही फेमस कथन है। तो इस प्रकार से हम कुछ और पॉइंट भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिस्कस की हूँ। बच्चे, ऐसा लग सकता है बच्चों को कि ये कहाँ लिखना है, ये तो सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैंने सम एक्स्ट्रा करके लिख दिया। आपकी मर्जी है, आप इसे कवर करें ना करें, लेकिन सिलेबस में हर चीज़ नहीं डाला हुआ होता है। कुछ चीज़ें जो इंटरेस्टिंग हो वो स्किप भी हो जाता है। हम जानते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जैसे वो टॉपिक फिनिश हो गया हो ऐसा लगता है। तो मैं ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा आपको बूस्ट कर दे आपकी नॉलेज को और भी ज़्यादा, उसको सम एक्स्ट्रा पॉइंट में डाल दी हूँ जो आपके सिलेबस से बाहर है। तो जैसे हो गया प्राचीन शिक्षा प्रणाली के गुण, आप आंसर लिखते समय इसे ऐड कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन को ये और भी अच्छा बना सकता है। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली के गुण में लिख सकते हैं निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा का व्यापक अर्थ। हमने देखा कि किस तरह से नैतिकता और जीवन में किस तरह से प्रयोग किया जाए शिक्षा के, उस बात पर बल दिया जाता था। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य होते थे, इसके पाठचर्या भी कितना विस्तृत था, हमने ये भी देखा। गुरु शिष्य के बीच मधुर संबंध हुआ करता था, गुरुकुलों का उत्तम पर्यावरण हुआ करता था, संस्कार जो है प्रधान जीवन कैसे जिया जाए उसके भी जो है कहीं ना कहीं हमें सिखाया जाता था, उसके लिए भी। दूसरी बात जो है वैदिक शिक्षा प्रणाली के कुछ दोष भी था, उसे भी देखिए मैंने कवर की है यहाँ। शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था उस समय, आय के और निश्चित स्रोत हुआ करता था। क्यों, उसका रीजन भी मैंने लिख दी है यहाँ पे। रटने पर अधिक बल दिया जाता था, जैसे कि शिक्षण विद्या में हमने कंठस्थ विधि देखी थी। कठोर अनुशासन था, जन शिक्षा का अभाव था, स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था का भी अभाव था।
बौद्ध काल में शिक्षा की क्या जो है स्थिति थी, वो देख सकते हैं। मठ बौद्ध काल के दौरान जो है शिक्षा का केंद्र बन गया था, और बौद्ध शिक्षा गौतम बुद्ध के शिक्षण पर आधारित थी। शिक्षा का उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रसार और निर्वाण की प्राप्ति थी। तो इस प्रकार से बौद्ध काल में शिक्षा व्यवस्था का जो फीचर्स था वो मैंने यहाँ लिख दी है। आगे इस्लामिक शिक्षा अर्थात इस्लामिक काल में शिक्षा का क्या स्वरूप था, मध्य भारत में महिला शिक्षा का क्या स्वरूप था, वो भी मैं आगे कवर की हूँ। आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज। इस दौरान स्त्री शिक्षा की स्थिति सीमित थी। स्त्री को घरेलू काम पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया था। अपवाद के रूप में तो कुछ स्त्री उस समय भी थी, जैसे नूरजहां, काफ़ी प्रभावशाली और शिक्षित महिलाएं थी। धार्मिक ग्रंथों ने भी स्त्री शिक्षा को मान्यता दी थी। भक्ति आंदोलन ने महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया। रानी सेम्बियन महादेवी विद्या की संरक्षक थी। सॉरी, यहाँ जो है अनुस्वार छूट गया है, संरक्षक थी होगा। 16वीं शताब्दी में अकबर ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं इस टॉपिक में। अब जो है यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ इस यूनिट को। नेक्स्ट यूनिट बाद में देखेंगे।